थैंक यू सो मच रमेश सर, थैंक यू सो मच। दोस्त, नाम गुरप्रीत, गोल्डन एपल सिटी अमृतसर का रहने वाला हूँ। पिछले करीब 20-22 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और लास्ट ईयर मेरी मुलाकात हुई नीलेश खेड़ेकर सर के साथ, जो एमडी हैं हमारे एजुटेक के। उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ बैठ के एक चीज समझ में आई थी कि एजुकेशन में आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है। और दोस्त, काम शुरू किया एज ए करियर एजुटेक के अंदर। और आज बहुत कुछ हासिल हो रहा है, बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल हो रहा है, बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, सिखाने को भी मिल रहा है। तो दोस्त, आज आपके बीच में आया हूं। हमने लास्ट थर्सडे को अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि हम क्या करना चाहते हैं हमने लाइफ में, ये कैसे कैसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपके साथ वो थोड़ा सा एक रिकॉल करता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। करीब अगले 40-45 मिनट या 50 मिनट हम लोग उस शेयरिंग में रहेंगे। कोशिश यही रहेगी कि आपके मन के सारे सवाल क्लियर हो जाएं आज एजुटेक को लेकर के। जैसे मैंने कमिट किया था कि अगले वीक जो हम सीखेंगे हमारी एजुटेक के अंदर पीएचडी हो जाएगी। तो दोस्त, चले वो पीएचडी करने के लिए रेडी हो जाइए। हमें पीएचडी करना है, तो ठीक है। तो अभी करना कैसे है हम उस पर बात करेंगे। हमने लास्ट वीक क्या क्या लर्न किया था, थोड़ा सा उस चीज पे वापस चलता हूं, थोड़ा एक रिकॉल मारते हैं और उसके बाद वापस अपनी बात को लेकर के शुरुआत करते हैं। यस, हमने स्टडी किया था कि कैसे एजुटेक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मतलब हमने ये स्टडी किया था कि मार्केट बिहेवियर क्या कहता है कि अगर 10 लोगों से बात करते हैं तो हमें 3 पॉजिटिव मिलते हैं, 3 न्यूट्रल मिलते हैं और 3 नेगेटिव मिलते हैं। कोई भी काम करें हमें ये 3 तरह के लोग मार्केट में मिलते हैं। हमने बिजनेस साइकिल की बात करी थी कि जब भी कोई काम शुरू होता है तो उसमें एक इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, फिर उसके बाद ग्रोथ की स्टेज होती है, फिर उसके बाद मेच्योरिटी की स्टेज होती है और फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग स्टेज होती है। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कभी भी डिक्लाइनिंग स्टेज नहीं आता, हमेशा ग्रोइंग स्टेज ही रहती है, क्योंकि एजुकेशन कभी खत्म होने वाला नहीं है। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि टाइम को हम 3 तरह से यूज करते हैं। एक होता है टाइम ट्रेड करना, फिर टाइम वेस्ट करना और टाइम इन्वेस्ट करना, जो कि हम एजुटेक में कर रहे हैं। और फिर हमने जॉब, बिजनेस और एजुटेक का कंपैरिजन एक देखा था, आप सबको याद होगा। तो उसके बाद हमने बात करी थी कि अगर हमें किसी भी जगह पे सक्सेसफुल होना है तो हमें उसकी प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है। अगर प्रायोरिटी सेट करते हैं तो ही सक्सेसफुल होते हैं, और विदाउट प्रायोरिटी सेट किए हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि अब इस बिजनेस की जब हमने प्रायोरिटी सेट कर ली है, अब हमें करना कैसे है। तो हमने 4 बेसिक्स पे बात शुरू की थी कि 4 बेसिक्स कैसे होते हैं। यहाँ पे भी इस गाड़ी के 4 पहिए हैं, और चारों पहिए अगर आपके मजबूत हैं और प्रॉपर हैं तो फिर वो गाड़ी दनादन भागने वाली है, बहुत अच्छे से चलने वाली है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि यही 4 पहियों पे चल के करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। कैसे? तो उसमें हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला डिस्कस किया था लिस्ट बिल्डिंग, हमें लिस्ट बनाना है, जो कि आप सबने नोट कर लिया होगा और मुझे लगता है आप सबने लिस्ट बना भी लिया होगा। जो लोग लास्ट मीटिंग में थे, हमने बात करी थी कि लिस्ट ऑफ ड्रीम्स बनाना है, और उसके बाद एक लिस्ट और बनाना है, लिस्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स, जितने भी लोगों को आप जानते हो, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम है। हमारा पड़ोसी भी कर सकता है, हमारे रिश्तेदार भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई, मतलब अपने सभी लोगों की हम लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि हर घर में हमारा कोई एजुकेशन यूजर है जो हमारे साथ काम कर सकता है, हमारे लिए एजुकेशन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ले सकता है। ये हमने दूसरा बेसिक्स हमने डिस्कस किया था कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट डिस्कस करते हुए हमने बात करी थी कि 3 गलतियां नहीं करनी है। हमने किसी को शॉर्ट प्लानिंग नहीं करनी है, हमने बैगिंग अप्रोच नहीं करना है, थ्रेटनिंग अप्रोच नहीं करना है, और किसी को शॉर्टली नहीं बताना है। उसके बाद हमने बात करी थी कि कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना कैसे है। तो हमने बात करी थी कि कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट में सिर्फ 4 लाइनें हैं जो आपको याद रखनी है। मैं आपको वो दोबारा लाइनें एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपका कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट वापस एक बार रिकॉल हो जाएगा। किसी से भी जब आप बात करना चाहते हैं तो उसमें एक रूल याद रखिएगा कि 30 सेकंड का मैसेज ही उसको देना है। 30 सेकंड का मैसेज ये होता है कि जब आप फोन पे भी बात कर रहे हो, तो जब आपने अपने प्रोफेशन को लेकर बात करनी शुरू करी तो उसको 4 लाइनों के साथ अपनी बात डिस्कस कीजिए, कैसे इनवाइट करना है। देखिए, कोई भी आदमी आपके फायदे के लिए नहीं आएगा, वो अपने फायदे के लिए आएगा। मतलब जब आप उसको सिस्टम में उसका फायदा दिखाओगे तो आपकी बात को ध्यान से सुनने के लिए आएगा। तो कैसे उसका फायदा दिखाया जा सकता है, तो उसमें 4 लाइनें मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको ये बताइए कि यार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, क्यूआर कोड बेस्ड एजुकेशन है, आने वाला बहुत बड़ा फ्यूचर है। और इतना बड़ा सिस्टम है कि अभी उसको कंपनी को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, दिल्ली में बुला के सम्मानित किया गया है उनके एमडी को।
और आज वो अभी हमारे एरिया में लॉन्च हो रहा है। मतलब उसमें हमारे बच्चों की एजुकेशनल हर प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमें समझ में आ गया तो हम अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर, बहुत बड़ा करियर भी बना सकते हैं। तो कोई भी बंदा ये सोच के आएगा कि मुझे समझने की कोशिश करना है और समझने के लिए बैठेगा तो आपकी बात को समझेगा भी। तो इस तरह से आपको कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना है। अब हम तीसरे बेसिक की तरफ बढ़ते हैं जो आज हमने शुरू करना है। वो तीसरा बेसिक है शो द प्लान। लेकिन दोस्त, शो द प्लान बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लान सीखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन, कुछ ऐसी गलतियां जो हमें ध्यान रखनी है जब हमारी टीम में हम प्लान करवा रहे हैं। क्योंकि जब आपके अपलाइन प्लान कर रहे हैं तो आप क्या क्या गलतियां करते हो मैं आपको वो पहले बताता हूं। वो गलतियां करना बंद कर दीजिए ताकि आपके बिजनेस का ग्रोथ ना रुके। क्या क्या गलतियां हम करते हैं, तो आप ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन को जरूर याद रखिए ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। सबसे पहली गाइडलाइन, बी ए गुड लिसनर। अच्छे वक्ता बनने से पहले अच्छे श्रोता बनना जरूरी है दोस्त, मतलब अच्छे लिसनर बनना जरूरी है। अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटर बनना चाहते हो तो आपको प्रेजेंटेशन सीखने के लिए सुनना भी बहुत जरूरी है। हम गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने 4 गेस्ट बुलाते हैं, 4 गेस्ट अपनी अपलाइन के सामने बिठाते हैं और अपलाइन को बोलते हैं सर आप इनको बताओ मैं 5 मिनट में आया, और खुद बाहर चले जाते हैं। तो दोस्त ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपके बाहर जाते ही आपके जो गेस्ट होते हैं उनका ध्यान भी आपके साथ चला जाता है। यार हमें फंसा के खुद पता नहीं कहां पे चला गया है। तो वो आपकी वेट कर रहा होता है, डोर की तरफ देख रहा होता है, उसका ध्यान प्रेजेंटेशन में होता ही नहीं है। तो जब भी आप किसी गेस्ट को बुलाते हो कोशिश ये करिए कि उसके साथ आपको भी बैठना है, क्योंकि आपके लिए सुनना भी इंपॉर्टेंट है। बेशक आपने 2 बार सुना होगा, 4 बार सुना होगा, लेकिन क्योंकि आपको सीखना है तो आपको सुनना ही है। दूसरी गलती हम पता क्या करते हैं, दूसरी गलती उसको ये कहते क्या क्या करते हैं, बेटा दोस्त तो अपना मोबाइल बंद कर दे। उसका मोबाइल बंद करवा देते हैं और अपना चालू रखते हैं। तब क्या होता है, हमारा मोबाइल आता है, हम 2 मिनट में सोचते हैं हाँ यार मैं 5 मिनट में तेरे से बात करता हूं, मैं मीटिंग में हूं। 2 मिनट बाद देखिए अब उसका फोन आएगा तो वो भी ऐसा ही करेगा, उठाएगा और कहेगा मैं मीटिंग में हूं, 5 मिनट में कॉल करता हूं। तो दोस्त ध्यान रखना है, जब आपने उसको बोला है कि मोबाइल बंद कर दीजिए तो अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ करके, नहीं तो साइलेंट मोड पे करके उल्टा करके रख दीजिए। कोई बात नहीं, बैक कॉल कर लीजिएगा थोड़ी देर बाद। तीसरी गलती क्या करते हैं, हम बीच में प्रेजेंटेशन जब चल रहा होता है तो हम उसका चेहरा देख रहे होते हैं कि हंस रहा है कि रो रहा है, करेगा कि नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप उसका चेहरा देखते हैं, वो आपका चेहरा देखता है। तो दोस्त मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन देखना है कि वो भी हैरान हो जाए, यार इतने अच्छे से क्या देख रहा है, मैं भी देखता हूं। बी ए गुड लिसनर। नेक्स्ट, एक और बहुत बड़ी गलती हम करते हैं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन जब चल रहा होता है, मान लो वो कोई सवाल करता है, तो हम स्पीकर को छोड़ देते हैं, मतलब जो अपलाइन प्लान कर रही है उसको भूल जाते हैं और खुद ही उसके सवाल का जवाब देना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसके साथ क्या होता है, वो आपके स्पीकर के साथ जो कनेक्ट हुआ होता है वो डिस्कनेक्ट होता है, फिर आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्त आपको सवाल का जवाब देना नहीं है, बस उसमें सुनना है कि आपकी जो अपलाइन प्लान कर रही है वो कैसे प्लान कर रही है और वो सवाल का जवाब कैसे दे रही है। नेक्स्ट, एक और बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन चल रहा है लेकिन हम बीच में ही सवाल करते हैं, सर आज मेरी आईडी नहीं खुल रही थी। हम खुद अपने गेस्ट के सामने एक नेगेटिव जब सवाल करते हैं तो दोस्त उस पर असर पता क्या जाता है, यार इसकी आईडी नहीं खुल रही थी तो मेरी कहां से खुलेगी। सर मेरी बुक्स अभी तक नहीं आई। अरे यार इसकी नहीं आई तो मेरी कहां से आएगी। तो लोग, मतलब ये होता है, आप 100 सवाल पूछिए, आपको पूछने का हक है, लेकिन कोशिश कीजिए गेस्ट के सामने आपको सवाल नहीं पूछना है। आप अपनी अपलाइन को बेशक अकेले में बैठ के 100 सवाल पूछिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हर सवाल का हल किया जाएगा। लेकिन जब आप गेस्ट के सामने बैठे हैं तो अगर आप सवाल कर रहे हैं तो आप खुद ही अपने गेस्ट को नेगेटिव फीड कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है जो अक्सर लोग करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये नोट कर लीजिए, ये गलतियां करना नहीं है। बी ए गुड लिसनर। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नहीं बोलना है, क्वेश्चन नहीं पूछना है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो अकेले में आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज होती है एडिफिकेशन ऑफ स्पीकर। हम सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं, हम गेस्ट का एडिफिकेशन करते हैं, स्पीकर का एडिफिकेशन नहीं करते हैं। दोस्त उल्टा होता है ये। मान लीजिए आपका एक गेस्ट एमएलए है और आपका जो प्लान करने वाला बंदा है वो छोटी उम्र का है, या समझिए 20 साल का या अभी लड़का है जिसने अभी अपना करियर भी शुरू नहीं किया, लेकिन वो आपके अपलाइन है, प्लान कर रहा है। तो आपको एडिफिकेशन हमेशा स्पीकर का करना है। आप एमएलए का भी इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो पता कैसे करवाना है कि दोस्त ये एमएलए हैं लेकिन हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं, तो सर मैं आपको
मतलब इनको प्रेजेंटेशन देखना है, तो सर उस एमएलए को कैसे बताना है अपने स्पीकर के बारे में। सर मैं आपको बता रहा था ना कि एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। सर आप जिनको मिल रहे हो इनकी एज बहुत छोटी है, दिखने में भी आपको बिल्कुल सिंपल लग रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट की बहुत शानदार नॉलेज इनके पास है सर। आप इनको ध्यान से सुनना, आपको सुनने का भी फायदा मिलेगा। तो वो एमएलए भी अगर होगा ना तो वो सोचेगा यार इतना कौन सा बड़ी तोप है, मैं भी देखता हूं। कहने का मतलब दोस्त ये है कि आपके सामने दो लोग हैं, एक सुनने वाला है और एक बोलने वाला है। अगर आप बोलने वाले को ऊपर बिठाएंगे तो उस बात सुनेगा नहीं, और लेकिन अगर आप मतलब अगर आप सुनने वाले को ऊपर बिठाएंगे तो वो आप बात सुनेगा नहीं, लेकिन अगर आप बोलने वाले को ऊपर बिठाएंगे तो सुनने वाला बहुत अच्छे से आपके अपलाइन की बात सुनेगा और आपके साथ करेगा भी। सो ऑलवेज एडिफाई द स्पीकर, नोट द गेस्ट। ये मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि हमें प्लान कैसे करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रैक्टिस प्लान का कैसे होता है। प्लान सीखना एक स्विमिंग सीखने जैसा होता है दोस्त। जैसे स्विमिंग में बिना पानी में उतरे आप नहीं सीख सकते। कई लोग मुझे मिलते हैं, सर जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा ना तब मैं प्लान करूंगा। और मैं उसको ये कहता हूं, भाई जब तक तू करेगा नहीं तू परफेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लान सीखना और स्विमिंग कर सीखना एक जैसा होता है। आप किनारे पे बैठ के या कोई किताब पढ़ के स्विमिंग सीख सकते हैं क्या? नहीं, आपको उसके लिए पानी में उतरना पड़ेगा, दो चार बार गोते खाने पड़ेंगे, दो चार बार नाक में पानी जाएगा, फिर आपको हाथ पैर मारोगे, फिर आपको स्विमिंग करना आ जाता है। इसी तरह प्लान होता है दोस्त। जब आप लोगों को करना शुरू कर दोगे आपको प्लान करना भी आ जाएगा। सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जब आपकी अपलाइन प्लान कर रही है तो उसको ध्यान से दो चार बार सुन लीजिए, हो सके तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। आपका प्लान करना सीखना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए एक और चीज आपको बताता हूं, प्रैक्टिस योर प्लान ऑन नेगेटिव पीपल। कहते हैं ना फाइनल खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस जरूरी होता है। तो प्रैक्टिस कीजिए अपने प्लान की उन लोगों के ऊपर जिनके लिए आप पहले से ही ऐसा सोचते हो, यार मैं उल्टा होके भी लटक जाऊं, ये करने वाला नहीं है। उन लोगों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, कोई अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है, जिनके लिए आपको पहले से ही सोचते हो ये करने वाला नहीं है, मैं कुछ भी इसको बताऊं। तो उस पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके साथ कॉन्टेक्ट कीजिए और उसको जाके अपना खुद प्लान करिए। तो दोस्त इस तरह से आप अपने प्लान की प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, मान लीजिए उनमें से किसी ने कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाएगा। यार अगर इसने कर लिया है मेरे कहने पे तो मतलब मैं किसी को भी ज्वाइन करवा सकता हूं। और दोस्त सीखना बहुत जरूरी है, और सीखना प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्लान करना कैसे, कैसे प्रेजेंटेशन किया जा सकता है, परफेक्ट प्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो दोस्त उसके बड़ा इजी सा प्रेजेंटेशन है एजुटेक का, बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत आराम से किया जा सकता है। कैसे? उस प्लान के 6 सब्जेक्ट है सर, 6 विषय हैं जिसमें हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन करते हुए। सबसे पहला प्रेजेंटेशन का सबसे पहला पॉइंट होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। खुद को इंट्रोड्यूस करना और उसका इंट्रोडक्शन लेना। मान लीजिए वो टीचर है तो टीचर के हिसाब से वो बात करेगा। यस आप टीचर है सर, वेरी गुड, आप एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मान लीजिए वो जॉब करता है तो उसको क्या बोलना है, सर आज हम धक्के खा रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं बच्चों को धक्का नहीं खाना पड़े, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हमारे बच्चों की एजुकेशन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, लेकिन आप जैसे लोग इसमें बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, अपने बच्चों का एक बहुत बड़ा फ्यूचर भी बना सकते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है दोस्त उसका माइंड ओपन करना प्रेजेंटेशन देखने के लिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मोटिव ये होता है। कई बार आपके साथ जो कांटेक्ट करने वाला बंदा होता है ना वो सही कांटेक्ट करके नहीं लाता, वो आपके सामने ला के बिठा देता है अपने के दोस्त को। अब दोस्त जब आपको बात करना, जब आप शुरू ही करने लगते हो तो वो अपने माइंड को क्लोज कर लेता है कि यार ये कोई मार्केटिंग वाले लग रहे हैं तो मुझे फंसना नहीं है, मुझे करना नहीं है, तो वो पहले ही माइंड क्लोज कर लेता है। तो आपका काम क्या होता है, पहले उसके माइंड को ओपन करना ताकि वो आपकी बात को ध्यान से सुने। और ये सेल्फ इंट्रोडक्शन का मोटिव होता है उसके माइंड को ओपन करना ताकि वो आपकी बात को सुने। अब इंट्रोडक्शन में आपने अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, एडिफाई करना है। कैसे? आपने क्या बोलना है, सर एक बहुत बड़ा एजुकेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, आने वाली बहुत बड़ी फ्यूचर इंडस्ट्री है सर, अगर हमारी समझ में आ गया तो हमारे बच्चों की एजुकेशन की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर समझ में आ गया तो हम अपने बच्चों का बहुत बड़ा फ्यूचर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक सेल्फ इंट्रोडक्शन करके या अपने सिस्टम को आइडेंटिफाई करके आप उसका माइंड ओपन कर सकते हैं ताकि वो सुनने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा यहां पे पॉइंट होता है दोस्त ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब होता है कुछ ऐसी जर्नल बातें हमें करनी होती है जिसके साथ वो कनेक्ट हो जाए हमारे साथ। जैसे मैं जब प्लान शुरू करता हूं तो मैं एजुकेशन को लेके बात शुरू करता हूं कि मैं, आपने कभी जूम के अंदर भी देखा ही होगा, तो मैं एजुकेशन को लेके बात शुरू करता हूं कि एजुकेशन में समय समय पे बदलाव होता है। जैसे पहले गुरुकुल का जमाना था,
राजाओं महाराजाओं के बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, फिर समय बदला, लोग मदरसों में मंदिरों में जाना शुरू हो गए, फिर समय बदला, स्कूल कॉलेज का जमाना आ गया, आज हम क्लाउड कैंपस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लाउड कैंपस का मतलब ये होता है कि बच्चा इंडिया में रहे या अमेरिका में रहे, उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, जहां पे रह रहा है वहां पे बैठ के एजुकेशन का फायदा ले सकता है। हमारे बच्चे दो तरह से एजुकेशन ले रहे हैं, ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी। फिर मैं ट्रेडिशन के बारे में बताता हूं कि जब बच्चा स्कूल जाके पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है, तो बच्चा लिखता भी है, बोलता भी है, सुनता भी है, देखता भी है, समझता भी है। टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूं कि बच्चे आज ऑनलाइन पे बैठ के पढ़ना शुरू हो गए हैं, और एजुटेक ने ये किया, दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो फिजिकल लर्निंग के बारे में बताता हूं, कंपनी के बारे में बताता हूं कि कंपनी पुणे बेस्ड है, मिस्टर नीलेश खेड़ेकर इस कंपनी के एमडी हैं। तीसरा पॉइंट, यहां पे मेरा अगला पॉइंट शुरू होता है कंपनी प्रोफाइल, जब मैं कंपनी के बारे में बताना शुरू करता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं ओवरव्यू बनाता हूं, मैं लोगों को ये बताता हूं कि ये डिजिटल और फिजिकल और डिजिटल का मेल है, यानी फिजिकल एजुकेशन सिस्टम है। तो वहां पे मैं डेमो बुक से एक डेमो करके पहले उसको दिखाता हूं कि क्यूआर कोड कैसे एजुकेशन में काम कर रहा है। उसके बाद मैं उसको समझाता हूं कि क्यूआर कोड आने वाला फ्यूचर है। मतलब आज हर जगह पे हम क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं, एजुकेशन में क्यूआर कोड के साथ एजुकेशन लाने वाली ये पहली कंपनी है जो इस तरह डिटेल एजुकेशन क्यूआर कोड के साथ लेके आ गई है। उसके बाद मैं तीसरे पॉइंट पे बात शुरू करता हूं कंपनी। जब मैं कंपनी का वर्ड यूज कर लिया तो फिर मैं बात करता हूं, चले सर मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूं। तो मैं कंपनी के बारे में उसको बताता हूं कि एजुटेक कंपनी का नाम है, पुणे बेस्ड कंपनी है, मिस्टर नीलेश खेड़ेकर कंपनी के एमडी हैं। 4 सितंबर 2021 को कंपनी का लॉन्च हुआ। जो इसने मार्केटिंग शुरू किया है वो 19 फरवरी से स्टार्ट किया है, 2022 से। और दोस्त, मतलब एजुकेशन में जब ये कंपनी ने लॉन्च किया तो कंपनी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले। जैसे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल ने इसको सम्मानित किया, उसके बाद श्री श्री रविशंकर जी ने किया, उसके बाद गौर गोपाल दास जी ने किया, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने सम्मानित किया। अभी एक रिसेंटली एक बहुत बड़ा अवार्ड कंपनी को मिला है, जो केंद्र सरकार ने दिल्ली बुला के हमारे एमडी सर को अवार्ड भी दिया है। तो मैं नितिन गडकरी सर का जो अवार्ड सेरेमनी हुई है, जो उन्होंने नीलेश सर को अवार्ड दिया, वहां पे मैं वो वीडियो भी उनको दिखाता हूं कि देखिए इस लेवल पे आज कंपनी का लेवल है। तो आप कंपनी का लेवल खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सरकार गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है कंपनी को, तो आप समझ सकते हैं हमारे एजुकेशन का लेवल क्या है। उसके बाद मैं बात करता हूं प्रोडक्ट प्लान को लेकर के, कि प्रोडक्ट के ऊपर बात करनी शुरू करता हूं। फिर मैं पहले कंपैरिजन करता हूं ऑफलाइन, ऑनलाइन और एजुटेक में डिफरेंस कैसे है। तो उसमें मैं 3 डिफरेंस डिस्कस करता हूं। सबसे पहला डिफरेंस ये डिस्कस करता हूं कि ऑफलाइन पे टीचर 2-3 घंटे पढ़ाता है, ऑनलाइन पे टीचर भी 2-3 घंटे पढ़ाता है, लेकिन एजुटेक में 24 घंटे 7 दिन हमारे बच्चे के पास टीचर है। इसके फायदे समझाता हूं उनको। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं कि आज हमारे बच्चों में डर, हेजिटेशन रहता है। क्लासरूम में मान लीजिए 40 बच्चे बैठे हैं, अपने बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो बच्चा हैंड रेज नहीं करता। अगर कर भी दे तो टीचर 1 या 2 बार रिपीट करके समझाता है, ऑनलाइन वाला टीचर भी 1-2 बार रिपीट करके समझाता है। लेकिन एजुटेक में फायदा क्या है, बच्चा 1000 बार भी समझना चाहे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कमजोर से कमजोर दिमाग वाला बच्चा भी इसमें अपना सिलेबस कवर करने में उसके लिए इजी हो जाएगा। ये चीज मैं उनके दिमाग में गाइड करता हूं। तीसरा मैं समझाता हूं कॉस्ट इफेक्टिव है ये, कि नॉर्मल इंस्टीट्यूट वाला भी 25,000 से 50,000 ले रहा है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो 50,000 से 1.5 लाख तक फीस है। वहां पे मैं उनको पूछता हूं, हाँ जी आपके ख्याल से अब एजुटेक दोनों से ज्यादा फायदेमंद है, इसमें 24 घंटे हमारे बच्चे के पास टीचर है, 1000 बार भी समझे तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, इसमें फीस कितना होना चाहिए। तो वो बंदे से मैं एक आइडिया लेता हूं, वो कहता है 25,000, कोई कहता है 50,000, कोई कहता है 1 लाख। मैं कहता हूं सर कंपनी की सोच ये थी कि हमें घर घर तक एजुकेशन लेके जाना है, इसलिए कंपनी ने वो फीस रखा कि एक साइकिल पे जाने वाला भी हमारी फीस भर सकता है, और क्वालिटी ऐसा रखा कि मर्सिडीज पे जाने वाला भी हमारे पास क्वालिटी के लिए आ रहा है। तो फीस वो है जो साइकिल पे जाने वाला भर सकता है, और क्वालिटी वो है जो मर्सिडीज पे जाने वाले को भी अच्छी लगेगी। तो दोस्त इसका फीस क्या है, फिर मैं उनको फीस डिक्लेयर करता हूं कि इसकी फीस ये है 5500 रुपए और 11,000 रुपए। पहली से 8वीं कक्षा तक 5500 रुपए पूरे साल का एजुकेशन पैकेज है, जिसमें लाइव क्लास भी इंक्लूड है, क्यूआर कोड वाली किताबें भी बच्चे के घर बाय कोरियर भेजी जाती हैं, और 9वीं और 10वीं में इसका फीस है 11,000 रुपए। उसके बाद ये डिफरेंस दिखाने के बाद मैं उनको ब्रोशर दिखाता हूं कि क्या क्या कंपनी ने एजुकेशन में अभी तक लाया है। ब्रोशर प्रेजेंट करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है दोस्त, बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान में भी मैं उसी तरह से एक ओवरव्यू बनाता हूं। सीधा बिजनेस नहीं बताता कि बाइनरी है 2 बताने हैं, वैसे नहीं बताता हूं। मैं सिंपल पहले बताता हूं कंपनी ने ये बिजनेस में मतलब इसको बिजनेस में कैसे लाया और क्यों लाया। वो बताने के बाद मैं ये समझाता हूं कि ये एजुकेशन प्रमोशन का काम है, एक रिस्पेक्टफुल काम है, हर बंदा कर सकता है।
तो कंपनी ने एक फॉर्मूला बनाया, ईच वन टीच टू। अगर हर बंदा सिर्फ 2 लोगों को एजुकेशन प्रमोट करे तो हम पूरी दुनिया में एजुकेशन लेके जा सकते हैं। उसमें मैं कुछ सवाल भी करता हूं, जैसे मैं कई बार लोगों को बीच में सवाल पूछता हूं कि भाई 200-400 को तो हर आदमी जानता है, आपके ख्याल से कितने % लोग ऐसे हैं जो आज अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते कि सभी पढ़ाना चाहते हैं? लोग कहते हैं सभी पढ़ाना चाहते हैं। फिर मैं पूछता हूं भैया अगर सब लोगों को ऑफर दिया जाए, जो एजुकेशन आपके बच्चे को 50,000 खर्चा करके मिलेगा वो 5,500 में मिल सकता है, या जो एजुकेशन आपके बच्चे को 1,00,000 1,50,000 खर्चा करके मिलेगा वो 11,000 में मिल सकता है, आपके ख्याल से कितने % लोग ऐसे आ जाएंगे, हमारे साथ आ जाएंगे? 10%, 20% या सभी? वो कहता है सभी आ जाएंगे। तो मैं कहता हूं सर कंपनी कहती है सबकी जरूरत नहीं भाई, 2 को भी बता दोगे तो काम शुरू हो जाएगा। फिर मैं उनको बताता हूं कि पैसा कैसे आता है। फिर मैं उनको बताता हूं, मैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूं कि साल भर में क्या अचीवमेंट किया जा सकता है। फिर मैं पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव भी डिस्कस करता हूं कि भैया नेगेटिव से नेगेटिव भी क्या हो सकता है कि अगर 10% भी ग्रोथ कर ली तो इतना पैसा होगा कि शायद एमबीए करने के बाद सैलरी भी उतनी नहीं होती जितना यहाँ पे 10% ग्रोथ के साथ पैसा आ सकता है। इस तरह से मैं बिजनेस प्लान को वाइंड अप करता हूं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है इफेक्टिव क्लोज। इफेक्टिव क्लोज में मैं उसको बताता हूं कि कंपनी ने ये जो इनकम दिया है ये डेली इंस्टेंट है, रोज हम पैसा बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, फिर इसके बाद मैं रॉयल्टी इनकम बताता हूं, उनको रेजिडुअल इनकम के बारे में जानकारी देता हूं कि अगले साल, अब हमने एक बार मेहनत किया है, हमें हर साल पैसा मिलने वाला है, हमें हर साल फायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट आज 6th में है कल 7th में होगा, परसों 8th में होगा, उसको हर साल जब क्लास बदलेगी तो वो हर साल हमारा पैकेज लेगा, तो हर साल हमें उसका फायदा भी आने वाला है। मतलब ये एक ऐसा कुआं है, अगर हमने एक बार खोद दिया तो हमें सारी जिंदगी उसका फायदा आएगा। तो दोस्त इस तरह से मैं सारा बिजनेस प्लान डिस्कस करता हूं। मैंने जैसे आपको बताया 6 स्टेप हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा एक सिस्टम बनाना है अपने प्लान का। कोशिश ये कीजिए जो भी आपकी अपलाइन प्लान कर रही है आप उनके प्लान्स को रिकॉर्ड कीजिए, कोई भी अपलाइन हो सकती है, आप उनके प्लान को रिकॉर्ड कीजिए। आप जब 2-4 अपलाइन का प्लान रिकॉर्ड कर लोगे ना दोस्त, तो आप उनसे बेहतर प्लान सीख सकते हो, कर सकते हो। सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, क्योंकि क्या होता है दोस्त, हम सोचते हैं चलो अपलाइन कर ही ले रही है यार, हमें क्या करना है सीख के। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी के सहारे आप 10-20 हजार कमा सकते हो, लेकिन अगर खुद में दम आ गया तो आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। कहते बैसाखी सोने की भी हो, हम 10 कदम से ज्यादा नहीं चल सकते, लेकिन अगर अपनी टांगों में दम आ गया तो हम बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़ सकते हैं। तो दोस्त इसलिए अपनी टांगों में दम पैदा करना है, खुद सीखना है, क्योंकि जब आप खुद सीखोगे तो आप बिजनेस को उतना बड़ा बना सकते हो। सॉरी। तो दोस्त उसी चीज पे बात करूंगा, 1 मिनट में, एसी थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा तेज हो रहा है। तो आज हमें इसी चीज पे बात करनी है कि प्लान कैसे करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लान में क्या होती है, जब आप एक नए बंदे को प्लान करते हो दोस्त, तो कोई बंदा एजुटेक के बारे में नहीं जानता होता, आप जितना बताते हो उतना उसको पता लग जाता है। तो आप अगर बीच में कुछ गलत भी बता रहे होते हो या कुछ गलती कर भी रहे होते हो या कुछ भूल भी जाते हो बताने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आप भूल गए हो, लेकिन आपको खुद पता लग जाता है कि हाँ यार मेरा से ये पॉइंट छूट गया है। तो जब आप अगली प्रेजेंटेशन करोगे तो आपका वो प्लान परफेक्ट हो जाएगा। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट प्लान आपका पहला प्लान ही होगा और 10th प्लान आपका परफेक्ट प्लान होगा। मतलब हमें परफेक्ट होने के लिए 9 अनपरफेक्ट प्लान करने ही होते हैं। जब मैंने भी प्लान शुरू किया था तो पहले दिन घर से सीख के नहीं आया था, तो पहले दिन मेरा प्लान ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं प्लान करता रहा, मेरी प्रैक्टिस होती रही, उसी तरह से मेरे प्लान में परफेक्शन भी आती रही। तो दोस्त आपका प्लान भी जब आप करना शुरू करोगे तो परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको करना है अब। ठीक है, तो अपना पेन देखिए दोस्त, मैं आपको सिंपल बोलता हूं, आपकी दुकान की चाबी अगर आपकी अपलाइन की जेब में है तो दुकान उसकी है, आपकी नहीं है। आपकी दुकान किस दिन बनती है, जिस दिन चाबी आपकी जेब में होती है, तब दुकान आपकी मर्जी से खुलती है, तब आपकी दुकान है वो। तो दोस्त हमें अपनी दुकान की चाबी अपनी जेब में लानी है, मतलब हमें प्लान करना सीखना है। ठीक है, प्लान करना है और प्लान पे प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जो प्लान का रिजल्ट होता है दोस्त 1%, लेकिन 99% रिजल्ट होता है फॉलो अप। लोग वही गलती करते हैं, प्लान बहुत अच्छा होता है लेकिन फॉलो अप करने ही नहीं जाते, उनको लगता है अपने आप ही आ जाएगा वो आदमी। दोस्त नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी आदमी अपने आप नहीं आता है। जब आप किसी को प्रेजेंटेशन करते हो, कई बार वो घर जाके सो जाता है, उसको कोई ना कोई उसके मन में सवाल आ जाता है और वो सवाल को अपने पास ही रख के वहीं पे रह जाता है, आपको सवाल पूछने नहीं आता है।
वहीं से वो नेगेटिव ले लेता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है और कई बार आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। इसी तरह से हम कई बार अच्छे से अच्छा प्रोस्पेक्ट भी मिस कर जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, प्लान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉलोअप। दोस्त, फॉलोअप के लिए आपको मैं कुछ जरूर कहना चाहूंगा कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर हमें फॉलोअप करना होता है। प्रॉब्लम पता क्या, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने परसों 2 दिन पहले क्या खाया था? तो आपको याद भी नहीं होगा। दोस्तों 2 दिन पहले खाया हुआ याद नहीं है तो सुना हुआ याद कहां से रहेगा? इसीलिए कहा जाता है, ये साइंस कहती है कि 48 घंटे बाद हमारी जो याददाश्त है वो हम भूलना शुरू हो जाते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाना शुरू हो जाती हैं, मतलब हमें याद भूलना शुरू हो जाता है। तो भैया हमें 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप करना है, ये पहला रूल। दूसरा, टेलीफोनिक फॉलोअप नहीं करना है। टेलीफोनिक फॉलोअप का रिजल्ट कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आप किसी को फोन करते हो, अब प्लान आपने दिखा दिया है, प्लान दिखाने के बाद किसी को फॉलोअप करते हो, तो आप फॉलोअप कैसे करते हो? उसको फोन पे पूछते, हाँ यार तेरे को प्लान कैसा लगा? बंदा कहता है अच्छा था, 2-3 दिन में सोच के बताता हूँ। 2-3 दिन बाद आप फिर फोन करते हो, फिर वो 2-3 दिन बाद पता क्या कहता है, यार मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, अच्छा 3-4 दिन में वापस आता हूँ, फिर आगे मिलता हूँ। अब 3-4 दिन बाद फिर फोन करते हो, हाँ तो पूना से आ गया क्या? हाँ मैं पूना से तो आ गया हूँ यार, लेकिन काम का बहुत प्रेशर है, थोड़ा रुक जा, 2-4 दिन में मैं तुझे मिलता हूँ। आप फिर चौथी बार जब फोन करते हो तो पता क्या जवाब मिलता है, यार तू मुझे बार बार कॉल मत कर, जैसे मुझे जरूरत होगी मैं तुझे खुद कॉल कर लूंगा, सामने से कॉल कर लूंगा, इसलिए तू मुझे बार बार फोन मत कर। तो दोस्त आपका वो रिजल्ट पॉजिटिव था, लेकिन क्योंकि आप टेलीफोनिक फॉलोअप कर रहे थे, आपका वो रिजल्ट धीरे धीरे नेगेटिव में जाना शुरू हो गया। मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं, आप इस ब्रोशर को यूज कर सकते हैं एज ए फॉलोअप पैक। आप ये ब्रोशर देख पा रहे होंगे, शायद आपके पास भी होगा, आपके अपलाइन ने आपको दिखाया भी होगा। इस ब्रोशर को आप फॉलोअप पैक की तरह यूज कर सकते हैं। जब आपने किसी को प्रेजेंटेशन किया है, उसको ये ब्रोशर दे दीजिए। 10 ब्रोशर अपने पास रखिए, लेके अपलाइन को बोलिए मुझे 10 ब्रोशर लेने हैं, ये कॉस्ट करता है 10 रुपए का, मतलब 100 रुपए हमने अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना है। ये ब्रोशर उसको दे दीजिए। उसको क्या बोलना है कि दोस्त इसमें बड़े ये सारे क्यूआर कोड हैं, तो घर जाके भी ये सारे क्यूआर कोड एक बार गूगल स्कैनर से स्कैन करके देखी, तुझे कंपनी से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन ये ब्रोशर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मेरे पास एक ही है, तो एक काम करता हूं, कल मैं तेरे को एक बार मिल लेता हूं, ये ब्रोशर भी वापस ले लूंगा, अगर तेरे मन में कोई सवाल होगा तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, और अगर अच्छा लगेगा तो मिलकर शुरू करेंगे। दोस्त, अब आपके पास अगले दिन उसको मिलने का एक बहाना है कि आपने अपना ब्रोशर वापस लेने जाना है। तो आपका इमेज भी ठीक है कि आप उसको पैसे लेने नहीं जा रहे हो, अपना ब्रोशर लेने जा रहे हो, तो ब्रोशर लेने जाना है। अब जब आपने फॉलोअप करने बैठना है तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अपनी एक डायरी पेन आपके पास रखना है जब आप फॉलोअप करने बैठे हो, क्योंकि जो भी काम करना है वो लिख के करना है। अच्छा, 2 सवाल अभी यहाँ पे 2 तरह से फॉलोअप होता है, एक होता है प्राइमरी फॉलोअप, एक होता है सेकेंडरी फॉलोअप। प्राइमरी फॉलोअप क्या होता है, अब जाते ही उसको सवाल कैसे किया जाए। अच्छा, कुछ लोग सवाल कैसे करते हैं, तुझे प्लान कैसा लगा? मान लीजिए मैं सामने बैठा हूं, मैं नेगेटिव हूं, मैं उसको कहता हूं यार मुझे तो अच्छा नहीं लगा, क्या आपके पास अगला सवाल है? नहीं। दोस्त, सवाल ऐसा करना है कि उसका जवाब आपको नेगेटिव ना मिले। तो सवाल कैसा करना है, मैं आपको 2 सवाल बताने लगा हूं, वही 2 सवाल अपने पास नोट कर लीजिए। इन्हीं दो सवालों से आप अपनी बातचीत शुरू कर सकते हो। क्या पूछना है? पहला सवाल, दोस्त तूने इतना अच्छा प्रोजेक्ट देखा, तुझे कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगी, एजुकेशन के बिजनेस? मान लीजिए वो नेगेटिव भी है, तब भी वो क्या बोलेगा, एजुकेशन अच्छा था। तो आप वहीं से उसकी बात को पकड़ लीजिए, बिल्कुल सही यार, एजुकेशन वाकई बहुत शानदार है, इतना बढ़िया एजुकेशन और इतना कॉस्ट इफेक्टिव वे से आज हर घर की जरूरत है यार। अब उसको दूसरा सवाल पूछना है, यार अब तू भी 200-400 परिवारों को जानता है, एजुकेशन तो हर घर में चाहिए, अगर पूरी टीम तेरा सपोर्ट करे तो कोई काम तुझे ऐसा लगता है जो तू नहीं कर सकता कि सब कर सकता है? आपको जवाब क्या देगा, मैं सब कर सकता हूं। वहीं पे उसका फॉर्म भरना शुरू। फिर उसको ये नहीं कहना कोई सवाल है तो पूछ ले, कोई बात है तो कर ले ना, उसने बोला मैं सब कर सकता हूं, उसको बोला चल मिलकर तूफान खड़ा करेंगे, और फॉर्म भरना शुरू कर दिया। जब आप उसका फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो कई बार होता है वहां पे बंदा आपका हाथ पकड़ता है, दोस्त 2 मिनट रुक, मेरे कुछ सवाल हैं। तब उसको एक सेकेंडरी फॉलोअप की जरूरत है। सवाल क्या क्या है, और वो सवाल क्या क्या आपको करता है, क्या क्या क्वेरीज आपके सामने रखता है, क्या क्या बहाने आपके सामने बनाता है, मैं आपको वो सारे बताता हूं, क्या क्या सवाल आपके सामने आते हैं दोस्त। तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला सवाल, कॉमन सवाल,
यार काम बड़ा अच्छा है लेकिन थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम है। दूसरा सवाल, टाइम नहीं है यार मेरे पास, काम बड़ा शानदार है लेकिन टाइम नहीं है। तीसरा सवाल, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। चौथा सवाल, दो ना बने तो। पांचवा सवाल, गूगल और यूट्यूब पे यार सब मिल जाता है आजकल। नेक्स्ट, मेरे घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है। राइट, आप सोचोगे गई भैंस पानी में, यार इतनी मेहनत करी, इसके घर में तो कोई पढ़ने वाला नहीं है, उसको कैसे जवाब दिया जाए। नेक्स्ट, क्या सब ये सब कुछ इंग्लिश में है क्या। अगला सवाल, यार क्यूआर डैमेज हो गया तो। अच्छा, कई लोग आपको ये भी पूछेंगे, अभी अगस्त जैसे चल रहा है, मैंने तो वैसे दिसंबर जनवरी तक लिख लिया है, यार अब तो अगस्त आ गया है, अब क्या फायदा, अब तो बच्चे क्लास में भी जा रहे हैं, स्कूल में भी जा रहे हैं, कोचिंग में भी जा रहे हैं, अब क्या फायदा। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आजकल बहुत कॉमन आ रहा है, यार बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक और सवाल अभी रिसेंटली मेरे सामने आया कि गवर्नमेंट की बुक्स में भी क्यूआर कोड आ गया है। ये सवाल आया, ये मैंने अभी ऐड नहीं किया, लेकिन आपको इस सवाल का भी जवाब दूंगा कि कैसे आपको जवाब देना है। अगला सवाल, यार काम बड़ा अच्छा है, एक हफ्ते बाद कर लूंगा। ये कुछ 10-11 सवाल आपके सामने वो करता है, तो यही कॉमन सवाल है जो आपके सामने घूम घूम के आने वाले हैं। तो दोस्त, हमें क्या करना है, हमें इन सवालों का जवाब कैसे देना है मैं आपको वो बताता हूं। लेकिन सवालों का जवाब भी मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सवालों का जवाब देना फॉलो अप नहीं है। सवालों का जवाब देना फॉलो अप नहीं है। एक्चुअल में क्या है दोस्त, वो एक नो मोड में बैठा हुआ है। जब आप किसी को दोबारा मिलने गए हो तो कई बार क्या होता है, वो एक नो मोड में बैठा होता है। नो मोड मतलब वो ये सोच के बैठा हुआ है, ये कुछ भी कह ले मुझे करना नहीं है। आपका आपको क्या करना है फिर, आपको पहले उसको नो मोड से यस मोड में लेके आना है, तो फिर उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। सवालों का जवाब इमीडिएट देना शुरू नहीं करना है। मैं आपको बताता हूं, कई बार होता पता क्या है, वो एक सवाल करता है, हम उसका जवाब देते हैं, वो फिर दूसरा सवाल करता है, हम दूसरे का जवाब देते हैं, तीसरा सवाल करता है, तीसरे का जवाब देते हैं, चौथा सवाल, चौथे का जवाब, पांचवा सवाल, पांचवा जवाब। फिर वो लास्ट में पता क्या कहता है, चल मैं सोच के बताता हूं, और बात वहां पे खत्म हो जाती है। डिस्कशन का कोई भी रिजल्ट नहीं होता दोस्त। सवालों का जवाब देने का सही तरीका क्या है, मैंने आपको बोला था आप डायरी पेन लेके जाइए, जब वो आपको सवाल कर रहा है आपको उस डायरी पेन का इस्तेमाल करना है। सवालों मतलब कैसे, आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर कैसे इलाज करता है, डॉक्टर कैसे इलाज करता है एक पेशेंट का, वो आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कैसे इलाज करता है, वो आप उसकी डायरी पेन उसके पास पड़ी होती है, या एक पैड और पेन उसके पास पड़ा होता है। जब आप उसके पास जाते हो, आप उसको बताते हो, डॉक्टर साहब बुखार हो गया है, बुखार हो गया, और भी कुछ प्रॉब्लम है क्या, हाँ वॉमिटिंग भी आ रही है, सिर दर्द भी हो रहा है, बदन दर्द भी हो रहा है। वो क्या कर रहा है, आपकी सारी बीमारियां पहले लिखता जाता है, फिर उस पर राउंड करता है और कहता है कोई बात नहीं, वायरल है, मैं आपको एक डोज दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर वो ऐसा कह दे तो हम कहते हैं चलो यार, आधी बीमारी डॉक्टर की बात सुन के ठीक हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए डॉक्टर ऐसा बोल दे, क्या क्या कह रहे हो आप, बुखार भी है और वॉमिटिंग भी आई है कल रात को आपको, अच्छा ये पता नहीं अब नया वायरल कौन सा आ गया है, 3 दिन पहले भी बंदा आया था मेरे पास, कल बेचारा मर गया, तो आप समझिए आप कैबिन के बाहर नहीं जाओगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो एक मरीज है जो आपको सवाल कर रहा है, आपको एक डॉक्टर की तरह उसकी बीमारी का इलाज करना है। अब उसके सवालों का जवाब कैसे देना, वापस हम उन सवालों पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने भी उसी तरह डायरी पेन खोला, उसने बोलना शुरू किया, यार पैसे की प्रॉब्लम है, ओके मनी प्रॉब्लम, और कुछ, कहता कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, और दो ना बने तो, दो ना बने तो, और गूगल या यूट्यूब पे मिलता है, गूगल या यूट्यूब पे सब मिलता है, और एक हफ्ते बाद कर सकता हूं, एक हफ्ते बाद कर सकता है, चलो, और बाकी कुछ, यार मेरे घर में कोई पढ़ने वाला भी नहीं है, मेरे घर में कोई पढ़ने, आपने सारे सवाल उसके लिख लिए। अब सारे सवाल लिखने के बाद आपने क्या करना है, राउंड अप कर लेना है उसको, सवालों को, उसको बोलना है यार मैं 2 मिनट में इन सवालों को क्लियर कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बड़ा काम नहीं है, मेरे पास हर सवाल का जवाब है तेरे, लेकिन मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां पे मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूं कि फॉलो अप का मतलब होता है दोस्त उसको एहसास करवाना कि एजुटेक उसकी लाइफ में क्या कर सकती है, उसके बच्चों का क्या फ्यूचर बना सकती है। दैट इज फॉलो अप, क्योंकि अगर आप एहसास करवाने में कामयाब हो गए तो मतलब आपका फॉलो अप परफेक्ट हो गया, वो आपके पीछे पीछे आएगा दोस्त। एहसास कैसे करवाया जा सकता है, उसके सारे सवालों को राउंड अप कीजिए और बोलिए मैं तेरे को ये सारे सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन एक सवाल मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तू अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके क्या सोचता है, तू अपनी लाइफ, अपने परिवार की लाइफ कैसी बनाना चाहता है, मुझे वो बता यार।
क्योंकि आज हम धक्के खा रहे हैं। क्या सारी जिंदगी धक्के खाना चाहता है या अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहता है? आपको वो जवाब नहीं देगा, क्योंकि शायद उसके पास उस सवाल का जवाब ही नहीं होगा, शायद उसने सोचा ही नहीं होगा। तो फिर आपने उसको जवाब कैसे देना है, मैं आपको वो बताता हूं। तो आपने क्या करना है, उसके ड्रीम्स को इग्नाइट करना है। देखिए, आपकी पूछल में आग, मतलब हनुमान की पूछल में आग लगा दी, उसने पूरी लंका जला के राख कर दी। दोस्त, आपको क्या करना है, उसकी पूछल में भी आग लगाना है भाई। मतलब उसके ड्रीम्स को इग्नाइट करना है, उसके सपनों को जगाना है। उसके सपने आप कब जगा सकते हो, जब आपके सपने जिंदा होंगे। आपका दिया जल रहा है तो आप 1000 दिए जो जला सकते हो, लेकिन अपनी बत्ती गुल है तो आप किसी का नहीं जला सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आप अपनी लिस्ट बनाइए ड्रीम्स की। जब आपकी अपनी ड्रीम्स की लिस्ट बनी होगी तो आप किसी के ड्रीम्स को भी जिंदा कर सकते हो। अब ड्रीम्स कैसे आप जिंदा कर सकते हो, उसको क्या बोलना है कि यार मैंने ये सिस्टम क्यों किया है, क्योंकि मैं एक अनलिमिटेड मनी क्रिएट करना चाहता हूं। मैं पैसे अपने परिवार के लिए बहुत सारा पैसा बनाना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारी जो दोस्त, आज कोई भी विटामिन कम या ज्यादा हो, लेकिन विटामिन एम कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज जिसकी जेब में पैसा है उसकी हर जगह पे रिस्पेक्ट है, और जिसकी जेब में पैसा नहीं है गली का कुत्ता भी उसको नहीं पूछता। दोस्त, मैं अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूं जिसके साथ मैं अनलिमिटेड मनी क्रिएट कर सकूं। लेकिन मैं गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहता, मैं किसी का नुकसान करके पैसा नहीं कमाना चाहता। और एजुटेक में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई गलत तरीके से पैसा नहीं है, और मैं इसके साथ बहुत सारा पैसा बना सकता हूँ, रिस्पेक्ट के साथ बना सकता हूँ। नेक्स्ट, मैं अपने परिवार के लिए एक बढ़िया घर बनाना चाहता हूं यार। आज हम किराए के घर में रह रहे हैं या लोन बेस्ड घर पे रह रहे हैं, मैं अपने परिवार के लिए एक बढ़िया लग्जरी हाउस बनाना चाहता हूं। नेक्स्ट, अपने परिवार के लिए एक बढ़िया कार लेना चाहता हूं। दोस्त, कार नहीं है तो जीना बेकार है। आज जब हम किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं और सारे रिश्तेदारों के पास कार है और हमारा बाइक पंचर हो जाए कहीं, तो कोई रिश्तेदार कभी रोक के भी नहीं पूछता, भाई तेरा बाइक पंचर हो गया, चल मैं अपनी फैमिली को मेरे साथ भेज दे, मैं उनको घर तक छोड़ देता हूं। कोई नहीं बोलता। दोस्त, मेरे कहने का मतलब समझिएगा, कार आज कितना जरूरी हो गया है तो आप समझ सकते हैं। तो मैं अपने परिवार के लिए कार लेना चाहता हूं। नेक्स्ट, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूं। सारी जिंदगी मेहनत करके उन्होंने मुझे बनाया है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड हो कि हमने अच्छे बेटे को जन्म दिया है। नेक्स्ट, टेंशन फ्री लाइफ चाहता हूं। दोस्त, टेंशन, हमारी 95% जितनी भी टेंशन है लाइफ की, उसका एक ही इलाज है, पैसा। अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो हमारी 95% टेंशन खत्म हो जाएंगी। तो मैं टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहता हूं। नेक्स्ट, डेप्ट फ्री लाइफ। आज हाउसिंग लोन, कार लोन, ये लोन, वो लोन, ये सब मैं खत्म कर देना चाहता हूं यार। मेरे दरवाजे पे कोई मांगने वाला ना आए, मैं एक ऐसी लाइफ बनाना चाहता हूं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी चाहता हूं यार। आज मेरे हाथ पैर दिमाग चल रहे हैं, पैसा मैं कहीं पे भी कमा सकता हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि 4-5 साल बाद अगर मैं कुछ ना भी करूं तो मुझे पैसा आना बंद ना हो। मैं कोई ऐसा रास्ता बनाना चाहता हूं, और एजुटेक में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पे नॉमिनेशन तक है कि भगवान ना करे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाता है तो पूरा बिजनेस नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाता है, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मतलब अगर हमने मेहनत कर दी तो हमारे बच्चों को भी उसका फायदा मिलने वाला है। ऐसी सिक्योरिटी शायद आज किसी प्रोफेशन में किसी भी जगह पे नहीं है। नेक्स्ट, मैं रिस्पेक्ट चाहता हूं, लव रिलेशंस चाहता हूं। दोस्त, रिस्पेक्ट किसकी होती है, जिसकी जेब में पैसा होता है। जिसकी जेब में पैसा नहीं होता गली का कुत्ता भी नहीं पूछता। और रिस्पेक्ट के, पैसे के साथ रिस्पेक्ट, वो मुझे एजुटेक में ही नजर आ रही है, क्योंकि इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का कुछ जाने वाला नहीं है, किसी का कुछ डूबने वाला नहीं है, और ये व्हाइट कॉलर बिजनेस है। इसमें रिस्पेक्ट भी होगी, प्यार भी होगा, रिलेशन भी बने रहेंगे, और हम पैसा भी बनाएंगे। नेक्स्ट, रिकग्निशन, मान सम्मान चाहता हूं। दोस्त, हमारे रिकग्निशन प्रोग्राम भी होते हैं, ट्रॉफीज मिलती हैं, तो मैं मान सम्मान चाहता हूं। नेक्स्ट, वर्ल्ड टूर विद फैमिली, फॉरेन टूर करना चाहता हूं, फैमिली के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को पूरी दुनिया दिखाना चाहता हूं। ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं। दोस्त, मैं आपको कहूंगा कि इनमें से जो चीज आपको नहीं चाहिए आप उसको कट कर दीजिए। क्या लगता है आपको इसमें कुछ काटा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये हम सब चाहते हैं, हम सब ये हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए हम एजुटेक में है। दोस्त, तो मैं आपको यही कहूंगा, ये सारी चीजें भी आप उसके सामने भी लिख दीजिए, और उसके सामने लिख के उसको कहिए, कॉपी उसके आगे रख दीजिए, उसको बोलो दोस्त इसमें से जो तुझे नहीं चाहिए वो कट कर दे। आप बिलीव करिए,
कोई भी दोस्त आपका पेन नहीं उठाएगा कि मुझे इसको कट करना है, वो कहेगा सब चाहिए। तो फिर उसको एहसास कैसे करवाना है? उसको बोलना है यार तू ये सब हासिल करना चाहता है, आज हम एक जॉब कर रहे हैं, हम 10 साल उसी जॉब को करते रहते हैं, क्या 10 साल में भी ये हासिल हो सकता है क्या? वो कहेगा नहीं। 20 साल में हो सकता है क्या? नहीं। पूरी लाइफ में हो सकता है क्या? नहीं। उसको बोलो एजुटेक आने वाला फ्यूचर है दोस्त, तू कर ना कर, मैं करूं ना करूं, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम दोस्तों ने मिलकर 3 से 4 साल इसमें मेहनत कर दिया, तो तुझे क्या लगता है एजुटेक में ये हासिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या बोलेगा? यस, हो सकता है, शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। मतलब वो नो मोड से किस मोड में आ गया? यस मोड में। यस, आपने उसका मोड चेंज किया। पहले उसका मोड कैसे चेंज किया? उसको एहसास करवाया कि एजुटेक उसकी लाइफ में क्या कर सकता है। जब वो यस मोड में आ गया, तब उसके सवालों का जवाब देना बढ़िया रहेगा। तब वो आपके साथ पॉजिटिवली आपके उसके सवालों का जवाब भी सुनेगा और आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। दोस्त, मैं आपको सवालों के जवाब के ऊपर लेके चलता हूं। अब सवाल क्या क्या थे देखिए। वो कह रहा है पैसे की प्रॉब्लम है, उसको बोलो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। कभी भी किसी सवाल का जवाब की पहली लाइन, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा, इससे क्या होगा? वो शांत होकर अब आपकी बात सुनना शुरू हो जाएगा। आपने उसको, वो कह रहा है पैसे की प्रॉब्लम है, उसको तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। पैसे की प्रॉब्लम तेरी लाइफ में 5 साल पहले भी थी, आज भी है, और अगर कुछ नहीं करेगा तो शायद 5 साल बाद भी होगी। तू सारी जिंदगी इसी प्रॉब्लम में रहना चाहता है या इसको सॉल्व करना चाहता है? क्या जवाब देगा? सॉल्व करना चाहता हूं। उसको बोलो इसीलिए तो तुझे मैंने एजुटेक बताया है। अगर तुझे 25,000 महीने का भी एक एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो जाए तेरे घर के अंदर, तो क्या तेरी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी क्या? तो क्या? हाँ, हो जाएगी। परिवार में कोई इमरजेंसी आ जाए, हम उसके लिए 5 लाख का इंतजाम कर सकते हैं। तो क्या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए 5,500 का इंतजाम नहीं कर सकते क्या? क्या बोलेगा? कर सकते हैं। क्लोज। वो कहता है टाइम नहीं है मेरे पास। इसका सवाल का जवाब भी कैसे देना है? उसी तरह से उसको बोलो, फिर सवाल के आगे, सवाल के आगे सवाल ही है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन का जवाब होता है। वो कह रहा है टाइम की प्रॉब्लम है, उसको बोलो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, तू मुझे एक सवाल का जवाब दे, तू सारी जिंदगी मशीन बन के काम करना चाहता है या अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ लाइफ एंजॉय करना चाहता है? क्या जवाब देगा? लाइफ एंजॉय करना चाहता हूं, इसीलिए तो एजुटेक करना है। उसको बोलो, उसको एक एग्जांपल लेके समझाओ। उसको बोलो यार तेरा बॉस तुझे ऑफर करे, तू आज जॉब कर रहा है, तेरा बॉस तुझे ऑफर करे 3 घंटे रोज ऑफिस में एक्स्ट्रा काम कर, 3 महीने बाद एक सैलरी एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो क्या तू 3 घंटे एक्स्ट्रा काम ऑफिस में नहीं करेगा क्या? क्या जवाब देगा? यस करूंगा। उसको बोलो बिल्कुल ठीक। ये तो तू बॉस के लिए करेगा, लेकिन एजुटेक में तू खुद के लिए करेगा, और ये तेरी टाइम की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। कैसे? मैं तुझे दावा करता हूं तो 3 घंटे रोज एक्स्ट्रा काम एजुटेक के अंदर कर, 3 महीने बाद तुझे बॉस सैलरी देगा या नहीं देगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे एजुटेक से एक सैलरी एक्स्ट्रा जरूर मिल जाएगा। और ये 3 महीने में तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगा। कैसे? आज तू अकेला है, 3 महीने में हो सकता है तेरे साथ 100 लोग हो जाएं, और वो 100 लोग अगर रोज 3 घंटे काम कर रहे हैं तो तेरा 300 घंटे रोज काम होना शुरू हो गया। अब तू काम जॉब पे जा या ना जा, तेरा 300 घंटे रोज काम एजुटेक में हो रहा है, तो तेरा इनकम जॉब की इनकम से भी यहां पे ज्यादा आना शुरू हो सकता है। क्लियर? चले आगे, चले। तीसरा सवाल, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। यहां पे उसको कैसे समझाना है? उसको बताना है कि कंपनी कर क्या रही है दोस्त। ये कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडर आप कह सकते हैं कि एजुकेशन की सर्विसेज दे रही है। जैसे जियो ने एक बार टावर लगा दिए, अब एक बंदा मोबाइल यूज करे, 1 लाख करे, करोड़ करे, जियो को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह कंपनी ने क्या किया? क्यूआर सिस्टम बनाया एजुकेशन बुक्स के अंदर। मान लीजिए इस बुक में 1000 क्यूआर कोड है। अब एक क्यूआर कोड का मतलब है एक वीडियो। एक वीडियो ग्राफिक डिजाइनर के साथ, एनिमेशन के साथ, डायरेक्टर, एडिटर, कैमरामैन, स्क्रिप्ट राइटर, टीचर, स्टूडियो, सबके साथ शूट करना हो, कितने पैसे लगते हैं दोस्त? मुझे लगता है एक वीडियो बनाने में ही शायद 2 लाख रुपए खर्चा लग जाएगा अगर हम एक वीडियो बनाने चले जाए तो। लेकिन चलो कंपनी ने बहुत सारे बनाए होंगे तो कंपनी का खर्चा कम आया होगा, फिर भी 25-30 हजार रुपए एक वीडियो पे लग गया होगा कम से कम। यानी एक किताब बनाने में एक बार 25-30 लाख लगा दिया। अब इस एक किताब को एक बच्चा पढ़े, 1 लाख बच्चा पढ़े, 1 करोड़ बच्चा पढ़े, कंपनी को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्त। उसको समझाया, एक स्कूल का एग्जांपल लेके समझाया। जैसे एक स्कूल खुल गया,
उस स्कूल ने टेबल कुर्सियां टीचर रख दी है, स्कूल में 500 स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए, अच्छी पढ़ाई कराई, अगले साल 500 और आ गए, स्कूल को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। टेबल कुर्सियां टीचर वही रहेंगे, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ता जाएगा स्कूल का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। उसको बोलो सिमिलर कंपनी के लिए, कंपनी ने जो लगाना था एक बार लगा दिया, जो सिस्टम बनाना था एक बार बना दिया, क्यूआर बनाने थे एक बार बना दिए, अब जितना यूजर बढ़ता जाएगा उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो फायदे की दुकान कभी बंद होती है क्या? बिल्कुल नहीं। उसको बोलो जो बनाना था कंपनी ने एक बार, ये सारा कुछ मतलब किताब के अंदर वाला माल रेडी है, अब तो सिर्फ प्रिंट करना है और लोगों को देना है, तो फायदे की दुकान कभी बंद होती है क्या? तो कहेगा नहीं। उसको बोलो ये सिस्टम आईएसओ सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड सिस्टम है, आईएसओ सर्टिफाइड है और कॉपीराइटेड सिस्टम है, मतलब कंपनी ने इसको पेटेंट करवाया हुआ है। कोई भी इस तरह से क्यूआर कोड एजुकेशन मार्केटिंग में ला नहीं सकता जिस तरह से हम मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में लेके आए हैं। अच्छा, यहां पे एक और अगला सवाल आता है, दो ना बने तो। अच्छा, यहां पे कई लोग गलती क्या करते हैं, झूठ बोल करके भी कई बार ज्वाइनिंग ले लेते हैं। झूठ बोल के कैसे? वो कहते हैं दो ना बने तो। आदमी कहता है मेरे पास बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, तेरे दो नहीं होंगे तो मैं ही दो दे दूंगा। दोस्त, झूठ बोल के बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि इससे बिजनेस की उम्र छोटी हो जाती है। वो कह रहा है दो ना बने तो आपको क्या कहना है? उसको बोलो दोस्त, दो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, झूठी कमिटमेंट नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आपको रोज सुबह वो फोन करेगा, मेरे दो हुए क्या? आप कहोगे अच्छी मुसीबत है यार, अपने दो बड़ी मुश्किल से किया, अब इसके भी दो करूं क्या? तो झूठ बोल के बिजनेस नहीं करना है। कई बार लोग थोड़े क्लेवर होते हैं, वो ये कह देते हैं चल एक तू कर ले, एक मैं कर दूंगा, तो फिर रोज सुबह आपको कॉल आने वाला है, मेरा एक हुआ क्या? आप कहोगे यार तूने भी तो एक करना है, अरे मैं तो कभी भी कर लूंगा, तूने एक किया क्या मेरा? मेरे कहने का मतलब दोस्त ये है कि इस तरह से जवाब नहीं देना है। बेशक आपके पास कोई तीसरा आएगा, आप उसको देने ही वाले हो, नीचे डालने ही वाले हो, लेकिन उसको जवाब कैसे देना है? वो कह रहा है दो ना बने तो। उसको बोल यार दो ना बने तो कह रहा है, मैं कहता हूं हम बिजनेस ही नहीं करते। अपना जा क्या रहा है पहले वो बता। बच्चों को तो पढ़ाना है, कहीं भी पढ़ाएंगे फीस तो देना पड़ेगा, हमने फीस दी, बच्चे पढ़ रहे हैं। या चल हमने स्पोकन इंग्लिश ही ले लिया, हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, अब दो बने ना बने, बिजनेस हो ना हो, अपना यहां पे कुछ भी जाने वाला नहीं है। पहले उसको यह एहसास करवाना है कि अपना यहां पे कुछ भी जाने वाला नहीं है। अब उसके सवाल का जवाब देना है। अब उसको जवाब कैसे देना है? उसको कहना है कि यार तू भी 400-500 परिवारों को जानता होगा, मुझे एक ऐसा बता जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता कि सभी पढ़ाना चाहते हैं। वो कहता सभी पढ़ाना चाहते हैं। फिर उसको समझाओ कि बेटा दो नहीं मिलेंगे क्या? एक मुर्दा को भी चार मिल जाते हैं, हमें जिंदा रह के दो नहीं मिलेंगे? इतने गए गुजरे हैं क्या हम? मिल जाएंगे दो अब, मुझे लगता है अब 200 मिल सकते हैं। नेक्स्ट, गूगल या यूट्यूब पे सब मिलता है। अच्छा, आपको आजकल ये जो यंग बच्चे आपके सामने बैठेंगे वो कहेंगे सर गूगल यूट्यूब पे सब मिलता है। उसको बोलो आप बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, गूगल यूट्यूब पे सब मिलता है, लेकिन एजुटेक में क्या है, गूगल यूट्यूब पे जो कुछ भी है वो ऑथेंटिकेट नहीं है। वो गलत है या सही है ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करिए डॉन, तो डॉन के नाम से अमिताभ बच्चन भी खुलेगा, डॉन के नाम से शाहरुख खान भी खुलेगा, डॉन के नाम से दाऊद इब्राहिम भी खुलेगा, और डॉन के नाम से अगर कोई कुत्ता होगा तो वो भी खुलेगा। सही है या गलत है उसका कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन एजुटेक में जो दिया गया है वो एक ऑथेंटिकेट मटेरियल है, और ऑथेंटिकेशन दिया गया है प्रॉपर टीचर्स के थ्रू, क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए उसको वीडियोस को बनाया गया है। पहली चीज। दूसरा, एजुटेक में हम सिर्फ वीडियो नहीं दे रहे हैं, हम उसके साथ लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, ताकि बच्चे को अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बच्चा लाइव क्लास में अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकता है, अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकता है। तो बच्चे को लाइव क्लास का भी सपोर्ट साथ में है। प्लस बच्चे को हम राइटिंग के लिए वर्क बुक दे रहे हैं, ताकि बच्चा सिर्फ समझे नहीं उसको लिखे भी, क्योंकि सिर्फ समझेगा तो शायद 2 दिन बाद भूल जाएगा, लेकिन अगर समझने के बाद लिख लिया तो उसको पूरा साल याद रहेगा। तो एजुटेक में और यूट्यूब या गूगल में क्या फर्क है दोस्त? गूगल और यूट्यूब एक मॉल की तरह है जहां पे सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन एजुटेक एक स्कूल की तरह है जिसमें एजुकेशन को लेकर के सारा कुछ किया जा रहा है दोस्त, एजुकेशन ही है उसमें। गूगल यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट भी आएगा, बच्चे गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन एजुटेक में सिर्फ एजुकेशन खुलेगा जिसमें कोई एड भी नहीं आएगा,
यानी बच्चे का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, बच्चा कहीं से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये डिफरेंस जब आप उसको समझाएंगे तो वो कहेगा हाँ दिस इज समथिंग बेटर, ये वाकई कुछ बहुत अच्छा है जो उसके बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट एक और सवाल आपके सामने आ सकता है, मेरे घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है। अच्छा, कई लोग उसको डाइवर्ट कर देते हैं, चल इंग्लिश बोलना सीख ले, कई लोग उसको डाइवर्ट कर देते हैं कंप्यूटर चलाना सीख ले। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे सामने एक बंदा बैठा, वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मेरे सामने वो बैठे और मुझे क्या कहते हैं, सर मैं आईटीआई कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, मेरी वाइफ लेक्चरर है, मेरा बच्चा एमबीए कर चुका है और वो पूना में जॉब कर रहा है, और मेरी बेटी जो है वो यूएस में सेटल्ड है। मेरे घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है। वो आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मैं उनको ये भी नहीं कह सकता था आप कंप्यूटर चलाना सीख लो, ना ही मैं उनको ये कह सकता था कि आप इंग्लिश बोलना सीख लो। तो मैंने उनको कैसे जवाब दिया, मैं आपको वो बताता हूं। मैंने उनको कहा सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपको एजुकेशन देने आया ही नहीं हूं, आप इतने क्वालिफाइड हैं, आप खुद प्रिंसिपल हैं, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा सर, क्या आप एजुकेशन दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाने आया हूं सर, जो आप अच्छे से जानते हो क्योंकि उसमें आपका एक्सपीरियंस मेरे से भी ज्यादा है, कि एजुकेशन का बिजनेस दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है सर। एजुकेशन लेने वाला करोड़पति बने या ना बने, लेकिन एजुकेशन का बिजनेस करने वाला जरूर बनता है। उसको मैंने एग्जांपल लेके समझाया, डीवाई पाटिल, संजय गोड़ावत, सिम्बोयसिस, सेगाड़ कॉलेज। अभी मैं शिरपुर एरिया में बैठा हूं तो यहाँ पे अमरीश भाई पटेल हैं, एजुकेशन के नाम पे अरबों रुपयों का बिजनेस हो रहा है और ये कभी रुकने वाला नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों को एजुकेशन दोगे तो एक सोशल सर्विस भी होगी और उसके साथ साथ लोगों का भी भला होगा, लेकिन आप भी अपने लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर बना सकते हो। उसने मेरी बात के साथ एग्री किया और ज्वाइन भी किया दोस्त। मतलब हम उन लोगों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं जिनके घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि एजुकेशन एक चैरिटी भी है दोस्त। उनको ये भी गाइड किया जा सकता है कि आप अपने भाई के बच्चे के लिए ले लीजिए, बहन के बच्चे के लिए लीजिए, वो पढ़ेगा, आपको उसकी दुआएं भी देगा और आप इसमें बहुत बड़ा एक फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या सब कुछ इंग्लिश में है? अच्छा, कई लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं जब हम उनको वीडियो दिखाते हैं इंग्लिश वाला, मैथ का या साइंस का, तो वो पूछते हैं क्या सर सब कुछ इंग्लिश में है क्या? तो उनको मैं इसका जवाब कैसे देता हूं, मैं आपको भी वो बता देता हूं। उनको मैं कहता हूं यस, ये जो वीडियोस बनाए गए हैं ये इंग्लिश में है, क्योंकि ये सेमी इंग्लिश के बच्चों के लिए या इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए बनाए गए हैं। अब मैं उनको ये समझाता हूं कि सर हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा इंग्लिश में बुक है लेकिन हिंदी में पढ़ाया जा रहा है या उसको मराठी में पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चा वहां पे कंफ्यूज होता है। बल्कि हमने वीडियो इंग्लिश में क्यों बनाए हैं, क्योंकि आज हमारा बच्चा यूट्यूब यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहा है, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, बच्चा सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, तो इंग्लिश वो अंडरस्टैंड करता है। चलें उसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सर मान लीजिए आपको इंग्लिश कम आता है, अब ये इंग्लिश वीडियोस का फायदा कैसे होगा आपके बच्चे को? मान लो आपको इंग्लिश कम आता है, आप एक इंग्लिश फिल्म देखते हो सर, आपको पहली बार में वो फिल्म 20% समझ आ जाती है, जब आप दूसरी बार उसी फिल्म को देखते हो आपको 40% समझ आ जाती है, तीसरी या चौथी बार जब आप उस फिल्म को रिपीट करके देखते हो तो आपको 100% समझ भी आ जाती है। मैंने उनको समझाता हूं कि सर ये भी वीडियोस हैं। मान लीजिए आज आपके बच्चे का थोड़ा इंग्लिश वीक है, हो सकता है शुरुआत में आपके बच्चे को एक वीडियो 4 या 5 बार वॉच करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आपके बच्चे को 3 बार वीडियो वॉच करके समझ आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसा होगा कि एक बार वीडियो वॉच करके ही उसको समझ में आना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके दिमाग को इंग्लिश में समझने की आदत पड़ना शुरू हो जाएगा। तब उसको हायर एजुकेशन में जब वो जाएगा तो उसको प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब एक लेक्चरर लेक्चर इंग्लिश में दे रहा होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके दिमाग को इंग्लिश में समझने की आदत पड़ चुकी हुई है। तो ये उसका बेस बना देगा, और बच्चे का अगर हम बेस बनाना चाहते हैं तो ये हमारे लिए एजुटेक एक बहुत बढ़िया साधन हो सकता है। तो मैं इस तरह से उनको बताता हूं। दूसरा, मैं उनको एक एग्जांपल के साथ भी समझाता हूं कि आप अपना एक मोबाइल यूज कर रहे हो सर, आपको पता है हिंदी में मोबाइल को क्या बोला जाता है? तो बंदा चुप हो जाता है, शायद मोबाइल ही बोला जाता है। तो मैं उसको बताता हूं नहीं, मोबाइल को हिंदी में बोला जाता है दूरभाष यंत्र। क्या आपको पता है मराठी में क्या बोला जाता है? ब्रह्मन ध्वनि यंत्र। मैं उसको कहता हूं सर आप अपने बेटे को बोलिए बेटा मेरा दूरभाष यंत्र लेके आ जरा, तो बेटा रूम रूम में से चक्कर लगा के वापस आ जाएगा और कहेगा पापा मुझे तो कोई वहां पे दूरभाष यंत्र नजर नहीं आया। तब आप उसको बोलिए बेटा मोबाइल लेके आ, तो वो 1 मिनट में लेके आता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है दोस्त, कई चीजें इंग्लिश में बहुत आसान है। मैं आपको प्रैक्टिकल बात करता हूं। आप 8वीं क्लास की मराठी में साइंस की किताब उठाइए 8वीं क्लास की, या हिंदी में साइंस की किताब उठाइए 8वीं क्लास की, आप देखेंगे उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो आप सही तरीके से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाओगे दोस्त। लेकिन इंग्लिश में उन शब्दों को पढ़ना कई बार बहुत आसान होता है।
इसलिए इंग्लिश में इतनी, इसीलिए जो प्रोफेशनल लेवल जितनी एजुकेशन है वो सारी इंग्लिश में बनाई जाती है। अगर हमारे बच्चे को ये समझने की आदत पड़ जाएगी तो हमारे बच्चे का बेस बन जाएगा और उसकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। और साथ में मैं उनको ये बताता हूं कि सर हमारी बुक्स में जो पढ़ाया जा रहा है वो इंग्लिश में वीडियोस हैं, लेकिन हमारी जो लाइव क्लास में दिया जा रहा है उसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स किया जा रहा है। बच्चे को 40% इंग्लिश में, हिंदी में, और 60% इंग्लिश में, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट इंग्लिश में है तो उसको स्टेटमेंट को तो इंग्लिश में ही समझाना बेहतर रहेगा। 40% इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ाया जाता है या मराठी में पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके और बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्लियर हो गया मेरी दोस्त बात? तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हो। अच्छा, अगला सवाल ये आ सकता है, अगर क्यूआर डैमेज हो गए तो? मुझे कई लोग ये सवाल पूछ लेते हैं, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए, ये सबके लिए बता देना चाहता हूं कि क्यूआर डैमेज हो जाए, किताब फट जाए, कि किताब आपकी गुम हो जाए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप पहली बार किताब को रजिस्टर्ड कर लेते हो अपनी ऐप के अंदर, तो आपकी किताब ऐप के अंदर उसकी सॉफ्ट कॉपी आ जाती है। तब आप डायरेक्टली फ्रॉम ऐप, आप अपनी ऐप के अंदर से भी वो किताब डायरेक्टली खोल सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से उसको समझ सकते हो, वो वीडियो खोल सकते हो। तो आप सीधा, मतलब आपको किताब कैरी करने की भी जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप घूमने के लिए गए हुए हो, तो आपको हर जगह पे किताब लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से डायरेक्ट वीडियो खोल के भी सीख सकते हो। तो क्यूआर डैमेज भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं अब तो अगस्त आ गया, तो मैं उनको इस सवाल का जवाब कैसे देता हूं, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। उनको मैं बताता हूं कि दोस्त आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 2 महीने से क्लास चल रही है। वो कह रहे हैं हमारा बच्चा तो कोचिंग में भी जा रहा है। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो। तो मैं उनको इस सवाल का जवाब देता हूं, सर जो क्लास में पढ़ाया गया है बच्चों को 2 महीने के अंदर, क्या आपके बच्चे को सब कुछ आता है? वो कहता है नहीं। फिर मैं कहता हूं सर जो कोचिंग में पढ़ाया गया है 2 महीने में, क्या आपके बच्चे को सब आता है? वो कहता है नहीं। तो मैं उसको जवाब देता हूं, सर क्या वो टीचर वापिस रिपीट करने वाले हैं, वो सब कुछ दोबारा समझाएंगे क्या? कहता नहीं। तो मैं कहता हूं सर ये बुक का क्या फायदा है कि जो उसका छूट भी गया है बच्चा उस सब को भी सीख सकता है, सब कुछ रिवाइज कर सकता है, अपने आप को और मजबूत बना सकता है। दूसरा उनको फायदा बताता हूं, इस किताब का फायदा क्या है कि आपका बच्चा रात को 9 बजे पढ़ रहा है, टेस्ट की तैयारी कर रहा है, कल सुबह मॉर्निंग में टेस्ट है, उसको रात को 9 बजे पढ़ते हुए कुछ प्रॉब्लम आ गया है, क्या कोचिंग से या स्कूल से कोई टीचर आपके पास आने वाला है जो बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा? कहता नहीं। तो मैं उसको कहता हूं सर अगर ये एजुटेक का ये क्यूआर सिस्टम आपके बच्चे के पास है, तो वो बच्चे को रात को 9 बजे नहीं, रात को 2 बजे भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो रात को 2 बजे भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि यहां पे उसके पास 24/7 टीचर है बच्चे के पास इस क्यूआर कोड के रूप में। तो उसको समझ में आ जाता है और बंदा आपके साथ एग्री कर जाएगा। नेक्स्ट एक और सवाल आ सकता है, बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो जाएंगे। मुझे कुछ लोग, खास करके लेडीज, ये सवाल पूछती हैं कि इससे तो बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो जाएंगे। तो मैं उनको ये कहता हूं कि मोबाइल एडिक्टेड हो नहीं जाएंगे, बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो चुके हैं। आज 2 साल का बच्चा होता है, माँ खाना खिलाने से पहले, दूध पिलाने से पहले बच्चे को पहले मोबाइल ऑन करके देती है, फिर बच्चा दूध पीता है या खाना खाता है। दोस्त, बच्चा रो रहा है तो माँ के पास बड़ा इजी इलाज हो गया है, मोबाइल ऑन करती है, कार्टून ऑन करती है और बच्चे के सामने मोबाइल रख देती है। तो बच्चा बचपन से ही उन आदतों में जा चुका है। दोस्त, अब आप बच्चे को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी में सही डायरेक्शन दे सकते हैं। फिर मैं उनको गाइड करता हूं, कैसे बहुत सारे ऐप आ चुके हैं जिससे आप अपने बच्चे का मोबाइल कंट्रोल कर सकते हो। जैसे चाइल्ड लॉक ऐप आता है गूगल प्ले स्टोर पे, अगर आप देखेंगे उसका एक मतलब वो अपने मोबाइल पे भी आप डालते हो और बच्चे के मोबाइल पे भी डालते हो। तो आप बच्चे के मोबाइल पे अगर इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि 2 घंटे बाद मोबाइल बंद हो जाना चाहिए, तो 2 घंटे बाद मोबाइल ऑटो लॉक हो जाता है। आप ये इंस्ट्रक्शन देते हो कि बच्चा सिर्फ एजुटेक ही खोले, तो सिर्फ एजुटेक ही खोलेगा। बच्चा कोई गेम भी डाउनलोड करना चाहता है तो आपको पहले पूछा जाएगा आर यू परमिट, आप उसको परमिशन देते हो क्या कोई गेम डाउनलोड करने के लिए? अगर आप परमिशन देते हो तो गेम डाउनलोड होता है, नहीं देते तो नहीं होता। ये आप सबकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आप इस तरह से उसको जवाब दे सकते हो कि इस तरह से हम अपने बच्चे के मोबाइल पे कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल के ऊपर। नेक्स्ट, अब इसमें एक सवाल मैं और ऐड कर देता हूं। जैसे आजकल क्यूआर कोड जो है वो गवर्नमेंट की बुक्स में भी आना शुरू हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एजुटेक का क्यूआर कोड और वो बुक्स का क्यूआर कोड कैसे फर्क है। एक एक सेकंड के लिए आप जस्ट देखिए दोस्त,
जब गवर्नमेंट ने जो क्यूआर कोड दिया है वो एक चैप्टर के ऊपर एक क्यूआर कोड है, मतलब उसमें एक दीक्षा ऐप बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर वो क्यूआर कोड खुलते हैं, एक चैप्टर के अंदर एक क्यूआर कोड। और वो दीक्षा ऐप कैसे खुलता है, मैंने उसको खुद खोल के देखा है। जैसे हम पुराने टाइम पे दूरदर्शन की न्यूज देखते थे ना, एक न्यूज रीडर न्यूज पढ़ रहा है और पीछे लाइनें चल रही हैं या वो लेसन चल रहा है, दैट्स ऑल। मतलब उसमें समझाया नहीं जा रहा, वो टीचर सिर्फ लेसन बोल रहा है और पीछे लाइनें चल रही हैं, दैट्स ऑल। इस तरह से वो क्यूआर कोड बनाया गया है। लेकिन एजुटेक ने जब ये क्यूआर कोड बनाया है तो एजुटेक ने क्या किया, चैप्टर के ऊपर भी क्यूआर कोड बनाया कि बच्चा पहले ब्रीफ चैप्टर समझे और उसके बाद हर सवाल के ऊपर भी क्यूआर कोड बनाया ताकि बच्चा एक एक सवाल समझ सके। उसके बाद टेस्टिंग सेंटर भी दिया ताकि बच्चा टेस्ट करके अपने आप को चेक भी कर सके। तो इस तरह से ये सारा क्यूआर सिस्टम बनाया गया है ताकि वाकई बच्चे का बेस बन सके। उसको आपको ये समझाना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई फ्री है, लंच भी जेब से करवा रही है सरकार, तो लेकिन हम अपने बच्चे को कहां भेजना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में भेजना चाहते हैं या कॉन्वेंट में भेजना चाहते हैं? तो कहेगा कॉन्वेंट में। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए क्वालिटी चाहते हैं। तो वही फर्क है, हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा यानी एजुटेक में पढ़ेगा और एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे से पढ़ेगा, हमारे बच्चे की पूरी एजुकेशनल प्रिपरेशन हो जाएगी। इस तरह से आप उसको गाइड कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक सवाल और है, एक वीक के बाद करूंगा। कई बार वो जाते ही हमें बोलता है कि यार बहुत अच्छा सिस्टम लगा है, मुझे मुझे करना है लेकिन एक हफ्ते बाद करूंगा। अच्छा, वहां पे हम गलती क्या करते हैं, हम उसकी बात सुन के वापस आ जाते हैं और अपलाइन को आगे बोलते हैं सर वो पॉजिटिव है, एक हफ्ते बाद कर लेगा। लेकिन एक हफ्ते के अंदर उसको कोई गधा फूक मार जाता है। जैसे मैंने आपको जोक सुनाया था ना, याद है आपको? क्या भूल गए आप? अच्छा, जो लोगों ने नहीं सुना वो याद होगा उनको, जिन्होंने सुना है उनको याद होगा। एक वीक के बाद तो कोई गधा कई बार फूक मार जाता है और वो बंदा बाद में हमारा फोन ही नहीं उठा रहा होता। इसको फॉलोअप कैसे करना है? फिर वही बात, मान ले उसका एक ही सवाल है, एक हफ्ते बाद करूंगा, फिर भी फॉलोअप वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है। उसके साथ बैठिए, उसको एहसास करवाना है पहले, क्योंकि अगर आपने उसको एहसास करवा दिया तो गधा नहीं हाथी भी फूक मार जाएगा तो आप उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्त उसको एहसास करवाना है, एहसास करवाया, एहसास करवाने के बाद जवाब कैसे देना है, अब उसको स्टेप का डिफरेंस दिखाना है। जैसे उसको स्टेप लिखाना है कि एक स्टेप भी नीचे आ गया तो क्या फर्क पड़ता है बिजनेस के हिसाब से। अगर आप सिर्फ एजुकेशन का फॉलोअप कर रहे हो तो उसको क्या बोलना है, सर आज भी आप फीस दोगे तो एजुकेशन वही मिलने वाला है, और एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद भी फीस दोगे तो एजुकेशन वही मिलने वाला है। आपके बच्चे की एक हफ्ते की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। तो बेहतर क्या होगा, जितनी जल्दी आप करोगे उतना आपके लिए, आपके बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। ये तो होगा एजुकेशनल फॉलोअप। लेकिन बिजनेस के हिसाब से फॉलोअप कैसे करना है, उसको स्टेप बना के दिखाइए कि एक स्टेप भी अगर तू नीचे आ गया या उसके 2 स्टेप नीचे आ गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है? और फिर उसको कहिए कि ये तो मैं 1 या 2 दिन का फर्क बता रहा हूं, दोस्त एक हफ्ते में हो सकता है मेरे साथ 10 लोग आ जाएं, अब तू 10 के ऊपर आना चाहता है या 10 के नीचे जाना चाहता है? तो क्या जवाब देगा? 10 के ऊपर आना चाहता हूं। तो दोस्त इस तरह से आप प्रॉपर फॉलोअप कर सकते हो। तो फॉलोअप करने का थोड़ा सा तरीका आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ओके, चले हम अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं। मैं यही कहूंगा, आप सबने नोट भी किया होगा अच्छे से, सबको समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्त यही कहूंगा कि अब आपको इसको इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि सिर्फ किताब में लिख के रख लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हमें इंप्लीमेंट करना है, हमें प्रैक्टिकल करना है। हमें, मैंने आपको बोला ना, स्विमिंग सीखना है तो उतरना पड़ेगा पानी में, तो आपको लोगों को जाके मिलना है, उनके सवालों के जवाब देने हैं और बिना किसी डर के देने हैं। दोस्त मान लीजिए आपको कोई ऐसा सवाल आता है, आपके पास उसका जवाब नहीं है, फिर भी अपने दिमाग से सोच करके उसके सवाल को, जवाब को हल कर दीजिए और वापस आके अपनी अपलाइन से पूछिए कि हाँ सर ये सवाल आया था, मैंने ये जवाब दिया है, क्या ये सही है या इससे भी बेहतर कोई जवाब है? तो हो सकता है आपकी अपलाइन आपको उससे बेहतर कोई जवाब दे दे, या हो सकता है आपकी अपलाइन आपको शाबाश दे कि हाँ बेटा बहुत अच्छा, तूने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है? लेकिन फिर वही बात, हमने प्रेजेंटेशन करना भी सीखना है और लोगों को एहसास करवाना सीखना है। फॉलोअप का मतलब है लोगों को एहसास करवाना। तो एहसास करवाना सीखना है कि एजुटेक आपकी फैमिली की लाइफ में या आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकती है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ठीक है? तो जल्दी फिर दोबारा हमारी मुलाकात होगी। अभी एजुटेक के रेगुलर प्रोग्राम्स चल रहे हैं जूम के ऊपर, कल भी मीटिंग रहेगा, कल भी बहुत अच्छे स्पीकर एजुटेक का प्रेजेंटेशन करने के लिए आने वाले हैं। तो मैं सबको यही कहूंगा, कल ज्यादा से ज्यादा, कल का मीटिंग जो रहेगा गेस्ट ओरिएंटेड रहेगा, उसमें हम अपने गेस्ट बिठा सकते हैं जिनको हम एजुकेशन के बारे में बताना चाहते हैं, उनको बिठा सकते हैं। तो आप उनको बिठाइए
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन बताइए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एजुटेक को लेके जा